Dear students, today we are going to read a word noun. We have already learned the definition of parts of a speech, and here we will learn everything sequentially and one by one. First part is noun, जो कि हम लोग जानेंगे। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नंबर है। तो हियर आई एम गोइंग टू डिफाइन नाउन इन सेवरल वेज टू अंडरस्टैंड दिस इजली। मैंने यहाँ नाउन के कई परिभाषाएं दिए हैं, डेफिनेशन दिए हैं, उसके आधार पर नाउन को वी कैन अंडरस्टैंड इजली एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेंटेंस to find out which one is noun in a sentence. So just see the definition of noun here. First definition I have given here: the name of a person, place or thing is called a noun. The name of person, place or thing is called a noun. ये जो लिखा गया है सेंटेंस वो वॉइस में है, जो कि आगे हम लोग समझे। इज कॉल्ड अ नाउन। इज कॉल्ड यहाँ वर्ब है जो V3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका हिंदी जब हम मीनिंग निकालते हैं तो बोलते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज कॉल्ड इन वर्ब टू बी के आधार पर, इज एम आर, वाज वेयर एक्सिलरी वर्ब है, वर्ब टू बी हैं, उनके आधार पर इसका डेफिनेशन ऐसे भी दिया जा सकता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलने का तरीका हम लोग चेंज करते हैं। एक वॉइस में, एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस में कि नाउन जो है व्यक्ति, जगह और स्थान के, जगह और चीजें के नाम होगा। तीसरा नंबर डेफिनेशन है ए नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मेरा समझाने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर पैटर्न सेंटेंस का कैसे होता है। मीनिंग तो एक ही निकलता है, लेकिन कैसे हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देने से हमें एक स्ट्रक्चर पैटर्न का पता चलेगा। तो देखते हैं यहाँ तीसरा में नाउन इज ए वर्ड। नाउन जो है वर्ब टू बी, नाउन है, शब्द है, यूज्ड ये V3 को बता रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है। तो नाउन इज ए वर्ड यूज्ड। नाउन ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। इज ए वर्ड यूज्ड, प्रयोग किया जाता है। वर्ड जो है एज द नेम ऑफ, नाम के रूप में, ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम के रूप में नाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन इज वर्ड, एक वर्ड है जो पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम के रूप में यूज किया जाता है। नाम सेम में इस पैटर्न, अलग पैटर्न है। नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड। देखो तरीका यहाँ पर, विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग। सेम थिंग हियर, बट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, विच लगा दिया। विच मीन्स जो। तो नाउन एक ऐसा शब्द है, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाए, वॉइस रिप्रेजेंट कर रहा है। विच इज यूज्ड, इज एम आर V3 एज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये नाम, किसी चीज नाम में पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम आता है। तो नाउन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। एक अलग वे है जो वे इस तरह दिखाता है। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। तो नाउन जो है एक वर्ड है, ऐसा शब्द है, यूज्ड टू नेम, प्रयोग किया जाता है नाम बतलाने के लिए। ये वर्ब हो गया, ए पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम बतलाने के लिए किया जाता है। तो हम अभी वी हैव रीड 5 sentences as a definition of a noun here, and we will see all more sentences, conversation as a noun. आगे बढ़ते हुए, moving ahead, definition नाउन को simply we can say a noun is the name of anything. किस नाउन जो है किसी चीज का नाम। In other words, we can say all naming words are nouns. जितने भी नाम बताने वाले शब्द होते हैं नाउन होते हैं। अभी तक हम लोग नाउन के परिभाषा को देखें और इसमें बार बार देखे हैं कि थिंग का प्रयोग है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ देखते हैं कि पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, लेकिन थिंग एक ऐसा शब्द है जो यहाँ क्लियर करना जरूरी है। थिंग का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन something that we can think of. Remember that the word thing is a very wide term. It applies to concrete things as well as abstract elements. हमें याद रखने की जरूरत है कि थिंग जो है बहुत बड़ी शब्द है
यह लागू होता है कंक्रीट थिंग्स पर और अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। कंक्रीट थिंग्स मीन्स इट हैज ए डेफिनिट शेप। कंक्रीट थिंग्स, कंक्रीट से मीनिंग होता है इट इज ए हार्ड मटेरियल, इट हैज ए डेफिनिट शेप। इन बिल्डिंग वी अंडरस्टैंड दैट इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर, it becomes hard. Concrete object, it has its own shape, it occupies space, that it can be seen, it can be touched, it can be felt. तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है हमें हार्ड सब्जेक्ट होता है, एक सॉलिड सब्जेक्ट होता है, ये नाउन को डिनोट करता है। तो थिंग का मतलब कंक्रीट से मतलब भी है, और एक थिंग का मतलब अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। थिंग वर्ड बताता है, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है निराकार, अमूर्त हिंदी में कहते हैं, जिसका मूर्ति नहीं बनाया जा सकता। जैसे स्टैचू हम लोग देखते हैं, तो स्टैचू जो है it is made of metal, stone and some hard substances used to look like as a person or animal. statue मूर्ति बनाता है। मूर्ति can be touched, it can be seen. The statue is a noun. Similarly, a thing जो denote करता है, represent करता है, concrete object को बताता है। तो ये तो easily we can understand the concrete objects can be said as noun. But one thing is to be understood abstract एलिमेंट। abstract मीन्स होता है जिसका शेपलेस, ऐसा एलिमेंट जो शेपलेस, उसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, और इसको हम इट कैनॉट बी सीन, इट कैनॉट बी टच्ड, ओनली थिंग इज दैट वी कैन थिंक ऑफ, इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो नाउन abstract कंसेप्ट को भी बताता है। जैसे फीलिंग, जो फीलिंग हमें महसूस है, इट कैनॉट बी सीन। क्वालिटीज, आदमी में जो क्वालिटी होते हैं, गुण होते हैं, क्वालिटी को भी हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से समझ नहीं सकते। सेंस ऑर्गन जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे हम अपने हिंदी में ज्ञान इंद्रिय होते हैं, हमारे 5 सेंस होते हैं, देखना, छूना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, ये सब जो है हमारे सेंस हैं। तो सेंस में सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जो आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। वी कैन सी विद योर आइज, वी कैन हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर, वी कैन स्मेल द थिंग बाय द यूज ऑफ आवर नोज, एंड वी कैन टच द थिंग, एंड स्किन कैन सेंस द हार्ड सब्सटेंस एंड सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस वी कैन कम टू नो। तो ये सेंस ऑर्गन्स 5 हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स में जो है उसको हम फीलिंग और सोच ही सकते हैं, इसलिए सेंस ऑर्गन से हम समझ नहीं सकते। जैसे मैं समझाया हूँ, ये वर्ड इट मीन्स टू से दैट, कहने का मतलब है कि द वर्ड थिंग इंक्लूड करता है ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, ईयर, टेस्ट, टच और स्मेल, ये सेंस ऑर्गन्स काम में लाते हैं। बट समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, ऐसा भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस के द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। सेंस उसको समझ, ओनली वी कैन थिंक ऑफ, सच है ह्यूमन क्वालिटी, जो ऑलरेडी पहले मैं लिख चुका हूँ, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग, स्टेट, एक्शन एंड सो ऑन। एक्शन भी हम सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, तो ये भी नाउन को दर्शाते हैं। तो नाउन थिंग इज ए वाइड टर्म, इसका मीनिंग क्या क्या है ऑलरेडी डिटेल मैं यहाँ समझा चुका हूँ, और एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरणों के साथ वी कैन आइडेंटिफाई द नाउन इन ए सेंटेंस, अभी हम समझेंगे। अभी हम कुछ उदाहरणों द्वारा नाउन को समझेंगे। सी दीज एग्जाम्पल्स, सेंटेंस में हम लोग नाउन को देखते हैं एग्जाम्पल्स में, कि कैसे शब्द को, कौन कौन से शब्द जो हैं नाउन है। जस्ट आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस हियर। फर्स्ट वन, प्रभात इज अ डॉक्टर। तो यहाँ देखते हैं हम, प्रभात इज अ डॉक्टर सिंपल सेंटेंस को बता रहा है, और इसमें वर्ब टू बी का यूज हुआ है। प्रभात, वर्ब टू बी इज है यहाँ पर। प्रभात और डॉक्टर, दो ये पर्सन्स के नाम हैं, तो इसमें प्रभात और डॉक्टर नाउन हो गए। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए, अशोका वाज एज ब्रेव एज ए लायन। यहाँ देखते हैं, जो अशोका पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, और लायन एक एनिमल का नाम है। तो नाम को ही हम संज्ञा का रूप देते हैं, तो अशोका और लायन भी हमारा जो है नाउन को बता रहा है। द काउ इज ब्लैक, थर्ड वन, द काउ इज ब्लैक, गाय काली होती है। काउ एक एनिमल को बता रहा है, इसलिए एक नाउन हो गया ये। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया और कंट्री प्लेस को बताते हैं, इसलिए ये नाउन हो गए। ही कम्स फ्रॉम पटना, वह पटना से आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पटना इज द नेम ऑफ ए प्लेस, इसलिए पटना को नाउन कहा जाएगा।
देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। देयर का यूज हम लोग पढ़ेंगे, टेबल पर किताब है। में और पर में जनरली जब सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता है, बाद में आता है, तो देयर का प्रयोग करते हैं। देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक मंदिर है, तो ये में पर देयर का पड़ता है। यहाँ देयर का यूज हुआ है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब, यहाँ बुक और टेबल थिंग को डिनोट कर रहे हैं, चीज को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये नाउन है। इज देयर एनी वाटर हियर, क्या यहाँ पानी है? तो पानी, वाटर भी है, लिक्विड है और एक मटेरियल थिंग को बताता है, इसलिए ये नाउन है। काइंडनेस इज प्रीशियस, दयालुता जो है कीमती होती है। तो काइंडनेस जो है हम एक थिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज को रिप्रेजेंट जो हम ओनली वी कैन थिंक ऑफ, इट कैन नॉट सी। तो काइंडनेस भी एक थिंग रिप्रेजेंट करता है, ये ह्यूमन क्वालिटी को दर्शा रहा है यहाँ पर, इसलिए काइंडनेस इज ए नाउन। हिज ऑनेस्टी इज एडमायरेबल, उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। तो ऑनेस्टी जो है ह्यूमन क्वालिटी है, ईमानदारी जो है ह्यूमन क्वालिटी है। तो ये भी हमें ना ऑब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट को बता रहा है, इसलिए ऑनेस्टी नाउन है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स एट ऑल, सुंदरता को गहनों की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल एट ऑल मींस बिल्कुल गहनों की, सुंदरता है तो गहनों की जरूरत नहीं, आभूषण की जरूरत नहीं होती है। द ब्यूटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी, यहाँ क्वालिटी में ये ओनली वी कैन थिंक ऑफ, इट इज रिप्रेजेंटिंग अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, शेपलेस है। तो ब्यूटी जो है यहाँ नाउन को दर्शा रहा है। स्लीप इज द नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट, स्लीप जो है प्राकृतिक आराम करने का अवस्था है। तो स्लीप इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट इन विच आवर आईज क्लोज, और बॉडी इज इनएक्टिव, आवर माइंड डज नॉट वर्क। स्लीप में देखते हैं कि हमारा माइंड काम नहीं करता है, बॉडी सुस्त हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और ये रेस्ट करते हैं। तो स्लीप एक स्टेट को बताता है, तो स्टेट भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट हो गया। तो स्लीप इज ऑल्सो ए नाउन। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, डेथ भी जो है हमारे जीवन का समाप्ति को बताता है, तो डेथ भी एक स्टेट हो गया, तो ये भी नाउन है। इट्स ए डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, यहाँ एक समझना है, इट इज डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, माने इसे चयन करना कठिन है, तय करना कठिन है। इट्स, इसका चयन करना, इट्स मींस इसका भी हो जाएगा और इट इज भी हो जाएगा, इसका हमें चुनना, चयन करना कठिन है। तो यहाँ चॉइस भी है जो एक्शन बता रहा है, चुनने का, चूजिंग द थिंग, तो एक्शन भी डिनोट कर रहा है, तो हमारा चॉइस जो है नाउन है। तो इस तरह और दो सेंटेंस को समझ। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, तुम किस प्रकार के काम करते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और WH क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, तुम किस प्रकार का काम करते हो। वर्क इज एन एक्शन, वर्क भी एक्शन को रिप्रेजेंट एक्शन, दिस इज द अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। तो ये वर्क ओनली वी कैन थिंक ऑफ वर्क। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, तुम किस प्रकार के काम करते हो। वर्क जो है नाउन को बता रहा है। आई हैव सेग्रीगेटेड different names from the sentences to know the nouns. Here, part wise, I am going to explain. Name of persons, व्यक्ति के नाम। सेंटेंस में प्रभात, डॉक्टर और अशोका व्यक्ति के नाम है जो नाउन कहलाता है। नेम ऑफ एनिमल्स, लायन एंड काउ, शेर और गाय जो एनिमल को दिखाते हैं, जानवर के नाम दिखाते हैं, जो नाउन है। नेम ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम जो हम सेंटेंस दिए हैं उसमें इंडिया, कंट्री और पटना हमारे जगहों के नाम को दर्शाते हैं, इसलिए वो नाउन है। नेम ऑफ थिंग्स, बुक, टेबल एंड वाटर, बुक किताब, टेबल और पानी जो चीज़ का नाम है। ऐसे थिंग को बहुत इंक्लूड करता है जो मैं बताया हूँ, लेकिन मैं अलग किया हूँ। थिंग्स में जनरली बुक, टेबल और वाटर यहाँ पर प्रदर्शित किया हूँ, ये नाउन को दर्शाते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी, ये भी थिंग में आता है नाउन में, लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है। तो काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ब्यूटी जो सेंटेंस में हम पहले देख चुके हैं, ये जो है क्वालिटी जो है ह्यूमन बीइंग क्वालिटी है, तो वो भी नाउन को डिनोट करता है। नेम ऑफ स्टेट सीक्वेंस, स्लीप और डेथ जो सेंटेंस में पढ़ाया हूँ, स्लीप और डेथ भी एक अवस्था को बताता है, तो इस अवस्था को भी हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ एक्शन, चॉइस, वर्क जो कि सेंटेंस में ऑलरेडी समझाया हूँ, ये नाउन है। तो सबको मैं अलग अलग सेपरेट करके यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ, आई थिंक सो। नाउन, अब हम नाउन को कैसे पता करेंगे। हाउ टू फाइंड ए नाउन, संज्ञा ज्ञात करने की विधि। यहाँ तो लिखा हूँ संज्ञा ज्ञात करने की विधि,
मेथड्स फॉर फाइंडिंग ए नाउन, मेथड इंग्लिश होता है, लेकिन इंग्लिश और अंग्रेजी में लिखने का तरीका अलग अलग होता है, जो पहले बता चुका हूँ। हाउ टू फाइंड ए नाउन, नाउन कैसे प्राप्त करें। हिंदी में लिखा संज्ञा ज्ञात करने की विधि, तो ये तरीका पहले बताया हूँ। इंग्लिश और हिंदी लिखने का तरीका दो तरह से होते हैं। रूल नंबर 1, नाउन प्राप्त करने का क्रिया वर्ब, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। वर्ब में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था या गुण आता है वह नाउन होता है, संज्ञा होता है। जब क्रिया में हम कौन, किसने, क्या लगाते हैं तो नाउन को पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंकिता राइट से लेकर, तो यहाँ अंकिता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया, अंकिता पत्र लिखती है। तो राइट्स जो है यहाँ एक वर्ब है, ये मेन वर्ब कहलाता है लिखना, राइट। तो राइट्स में हम कौन, किसने, क्या या किसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन पूछते। कौन लिखती, राइट्स का मतलब होता है लिखती है, लिखता है। तो अंकिता इज ए गर्ल, तो लिखती है इसका मीनिंग निकलेगा अंकिता राइट से लेकर। तो कौन लिखती है, तो आंसर होता है अंकिता। हु राइट्स, तो अंकिता आ गया, अंकिता। कौन लिखती है, अंकिता। कौन लगा दिया हमने सेंटेंस में। दूसरा देखते हैं, क्या लिखती है, लेटर, और लेटर। अंकिता क्या लिखती है, तो क्या भी हमने यहाँ यूज कर दिया। तो कौन, ऐसे सेंटेंस में किसने उसको मारा, किसको मारा, ऐसे करके हम नाउन का पता करते हैं। तो यहाँ अंकिता जो है सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट जो है जनरली नाउन होते हैं, और ऑब्जेक्ट भी नाउन होते हैं। तो और लेटर भी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखती है, तो लेटर। तो दो चीजें हमें पता चला जो कि सेंटेंस में कौन, क्या, किसको लगाने से उत्तर मिल जाता है, नाउन होता है। अंकिता राइट्स ए लेटर, अंकिता रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड लेटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जनरली डिनोट्स नाउन। अब हम रूल नंबर 2 की ओर देखते हैं, जो रूल नंबर 1 का ही एक्सप्लेनेशन है। जो रूल नंबर 2 में क्या कहता है, इसमें सब चीज को पहचानने का, सेंटेंस वाक्य में जो शब्द कार्य करता है, अर्थात क्रिया वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जो शब्द कार्य करता है सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और वो वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्रिया है, एक्शन वर्ड है, या उसकी व्याख्या करता है। शब्द जो है जो सब्जेक्ट की व्याख्या करता है, अथवा जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। एक्शन जो करते हैं, जो व्यक्ति एक्शन करता है, कार्य करता है, वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट भी नाउन होता है, और जो सब्जेक्ट को व्याख्या करता है, उसका एक्सप्लेन करता है, वो भी नाउन होता है। और जो क्रिया करता है, क्रिया का जो फल जिस पर पड़ता है, जो वर्ब अफेक्ट्स द थिंग, जिस पर प्रभाव वर्ब डालता है, उसको भी हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, वो भी नाउन होता है। तो इसमें हमें उसी का रूप को समझे हुए हैं, कौन, किसने यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को जब सब्जेक्ट पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे, और उसको व्याख्या वाला शब्द को पहचाने, कॉम्प्लीमेंट शब्द को भी पहचानेंगे, पूरक शब्द को, तो हम समझ जाएंगे कि ये नाउन है। तो नाउन पहचाने का दूसरा रूल क्या है, ये सेंटेंस में जो शब्द कार्य करते हैं सब्जेक्ट होते हैं, क्रिया का सब्जेक्ट होता है, या उसकी व्याख्या करता है, अथवा जिस पर कार्य किया जाता है तो क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, वो प्राय नाउन है। फॉर एग्जाम्पल में देते हैं, राधिका माई सिस्टर प्लेज क्रिकेट। यहाँ हम एग्जाम्पल, राधिका माई सिस्टर प्लेज क्रिकेट, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। राधिका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है जो मैं पढ़ाऊंगा, और इसलिए प्लेज जो है सिंगुलर बनाया गया है। ती है, इसका हिंदी निकलता है। तो राधिका मेरी बहन क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ देखते हैं, राधिका जो है क्रिया प्ले का सब्जेक्ट है। राधिका एक खेलने का काम करती है, तो ये परफॉर्म्स द एक्शन। राधिका डज द एक्शन, तो एक्शन करती है, और एक्शन जो करना है, प्लेइंग, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है वर्ब, प्लेइंग। तो हम देखते हैं राधिका सब्जेक्ट हो गई, तो राधिका एक नाम है। माई सिस्टर, जो राधिका मेरी सिस्टर, जो उसकी सिस्टर बताती है कि ये मेरी बहन है, एक्सप्लेन करती है। राधिका क्या है, तो उसका भी एक सिस्टर है जो बताती है, बहन, ये मेरी बहन है, जो क्रिकेट खेलती है। क्रिकेट, राधिका जो किक्स लगा बैट से मारती है उस पर, तो बॉल भागता है, तो एक्शन उस पर प्रभाव डालता है क्रिकेट को। तो एक्शन का जो है, एक्शन वर्ड प्लेज है, तो एक्शन तो राधिका करती है, लेकिन प्लेज जो है उस पर अपना जो है बैट को ठोकर मारना, जो है बैट से ठोकर मारना, बॉल को आगे बढ़ाना भी उस पर प्रभाव होता है। बॉल जो स्थिर है वो आगे बढ़कर कहीं दूर चला जाता है। तो क्रिकेट जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है एक्शन का, वो भी अपना जगह बदलता है, कुछ उसमें परिवर्तन होता है। तो क्रिकेट सोज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का एक्सप्लेन्ड वर्ड, ऑल आर नाउन। हियर राधिका माई सिस्टर क्रिकेट रिप्रेजेंट नाउन।
तो इस प्रकार हम देखते हैं इन दिस वर्ल्ड देयर आर मेनी नेम्स which termed as noun, which is termed as noun, and in grammar language all these names are called nouns. अब हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर एक नजर डालते हैं। हियर मैं सब्जेक्ट का डिफिनेशन दो तरह से लिखा हूँ, जैसा कि बोर्ड पर है। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, सब्जेक्ट जो है व्यक्ति या वस्तु होता है, दैट परफॉर्म्स द एक्शन, जो एक्शन करता है, कार्य करता है, एक्सप्रेस बाय द वर्ब, जो वर्ब के द्वारा व्यक्त किया जाता है वो कार्य। तो वो एक्शन करता है, अब एक्शन जो है, एक्शन जो प्रभाव डालता है ऑब्जेक्ट पर, तो वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है हमेशा परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द पर्सन और थिंग, कोई पर्सन थिंग दैट डज द एक्शन, जो एक्शन करता है, एक्सप्रेस बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा उसको एक्सप्रेस किया जाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहलाता है। तो कहलाता है, वॉइस में लिखा है इज कॉल्ड, और वर्ब टू बी में पहले बताया हूँ। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस इन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस को स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो मैं एस लिखूंगा, एस डिनोट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जनरली कम्स फर्स्ट इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में पहले आता है। तो ये एक्शन करता है, जो काम करता है, एक्शन करता है, उसी को सब्जेक्ट करते हैं। एक क्रिया का सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट हम डेफिनेशन में समझ गए। हियर we will try to understand object. By definition, a person or thing that is affected by the action of the verb called object. ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, एक पर्सन है, व्यक्ति को डिनोट करता है या थिंग को डिनोट करता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, एक्शन का प्रभाव, वर्ब का एक्शन का प्रभाव उस पर पड़ता है। कहा जाता है सेंटेंस में, पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड, पर्सन और थिंग जो प्रभावित होता है बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के एक्शन से, वर्ब के कार्य से जो प्रभावित है, वर्ब के अपने कार्य करने से, वर्ब जो एक्शन दिखाता है उसको ही ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट पर वर्ब का जो एक्शन पड़ता है, ऑब्जेक्ट जो है अपना रूप बदल लेता है या वो स्थान में मूवमेंट हो जाता है, उस पर कुछ असर जरूर पड़ता है ऑब्जेक्ट पर। इन अदर वर्ड्स, द रिजल्ट ऑफ वर्ब फॉल्स ऑन दैट वर्ड इज टर्न एज एन ऑब्जेक्ट। माने वर्ब क्रिया का जो फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको ही हम ऑब्जेक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्शन करने पर, जो एक्शन करने से वर्ब द्वारा, क्रिया द्वारा, उस क्रिया द्वारा जिस वस्तु पर प्रभाव होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ अब हम लोग ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं, ये क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। इन इंग्लिश में एक नोट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय इन द स्ट्रक्चर पैटर्न, ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ इन द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पैटर्न की जहाँ बात करेंगे वो लिखने से हम अब वर्ब को समझेंगे। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो हियर डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, ए वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, कंडीशन और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ वर्ब। वर्ब जो है एक शब्द है जो एक्शन, अवस्था और अनुभव को बताता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ ए बीइंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन को और किसी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग की अवस्था को बताता है। इन सिंपल वे वी कैन से अ वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। Verb is an action. Verb is nothing but it is denoting an action. Now, verb is denoted by V. In a structure formation, V is used to denote the verb. See this example. Ram eats a mango. Sam is a healthy man. He kicks the ball. यहाँ मैं 3 सेंटेंस को लिखा हूँ जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा। राम ईट्स ए मैंगो, यहाँ हम देखते हैं कि राम डज एन एक्शन, राम एक काम करता है, क्या खाने का काम करता है, मैंगो का। राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो यहाँ जो है राम एक्शन कर रहा है और ईट्स ए मैंगो आम को खाता है। तो खाना जो है यहाँ पर वर्ब को डिनोट कर रहा है, एक्शन वर्ड है,
एक्शन तो राम कर रहा है, लेकिन एक्शन वर्ड खाना जो है मैंगो पर प्रभाव डाल रहा है। मैंगो जो है क्रॉस हो जा रहा है या उसका रूप में बदल जा रहा है। चबाने से दांत जो एक्शन करता है, खाने का काम करता है, वो चबाता है तो हमें मैंगो को खत्म करा है, मैंगो छोटे छोटे टुकड़ों में काट जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मैंगो डिनोट कर रहा है, बिकॉज क्रिया का प्रभाव, खाना क्रिया का प्रभाव मैंगो पर पड़ता है, तो मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये देखते हैं, ये ईट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, जो आगे हम लोग समझेंगे, जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो राम ईट से मैंगो, राम खाने का काम, राम इज द सब्जेक्ट हु डज एन एक्शन एंड ईट इज द वर्ब व्हिच अफेक्ट्स द थिंग, नाउ थिंग व्हिच इज मैंगो। तो मैंगो हियर, मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट हियर। श्याम इज अ हेल्दी मैन। नेक्स्ट वन, श्याम जो है सब्जेक्ट है और इज अ हेल्दी मैन, वह स्वस्थ आदमी है। तो इज जो है एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और टू बी वर्ब में आता है, जो राम की अवस्था को, स्टेट को प्रदर्शित करता है। सॉरी, सेंटेंस में देखते हैं श्याम है, श्याम इज अ हेल्दी मैन, तो श्याम की अवस्था को बताता है, जो हेल्दी मैन है। तो इज जो है हमें स्टेट बता रहा है। सेंटेंस में बनाया जो वर्ब इज अ वर्ब टू शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ ए बीइंग, तो ये आदमी का स्टेट बता रहा है जो हेल्दी है। तो इज जो है हमारा एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के नाम से जानते हैं। कि किक्स द बॉल, वह बॉल पर ठोकर मारता है। किक्स यहाँ ठोकर मारना, बॉल को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ठोकर मारना जो है, किक जो है वर्ब है, ही जो है काम कर रहा है किकिंग का, तो इसलिए इसको सब्जेक्ट कहेंगे। और बॉल में प्रभाव पड़ रहा है, बॉल अपना वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, तो हमें इसको ऑब्जेक्ट को मानेंगे। तो की और इट ट्रांजेक्टिव वर्ब हो गए, जो आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सेंटेंस में आज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं और मैं अब ये कंक्लूड करता हूँ, कंक्लूजन पाता हूँ कि नाउन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए सेंटेंस। विदाउट नाउन you will be left with adjective, verb and adverb. A noun is the most important parts of a speech in a sentence. It plays an important role. It is the basic foundation of the language. Basic it refers to the subject and object in a sentence. हम देखते हैं subject और object बताता है. Generally subject and object are nouns in a sentence. Without sentence cannot be formed. It is the playing an important role, key role for formation of a sentence. So without noun communication cannot take place. Communication बात नहीं हो सकती। जैसे हम here sentence में राम को सब्जेक्ट को हटा दें या मैंगो के हटा दें, तो we will be left with only eats. खाने के साथ हम लोग बच जाता था। Eats does not make a complete sense. Here श्याम, if you are eradicating श्याम, हटा रहा हूँ ये मैन, तो here we will be left with is verb, healthy is an adjective. We will read it later on. तो only we will be left with is a healthy. तो कम्युनिकेशन देखते हैं, हमें लैंग्वेज में बातचीत करने का पूरा नहीं हो पाता है। तो नाउन जो है हमारे सेंटेंस के लिए, हमारे बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि किक्स द बॉल, हियर इफ हम इस सब्जेक्ट को हटा दें या बॉल को हटा दें, तो ओनली किक जो है बच जाता है फॉर जो ठोकर मारना। तो हम ये समझते हैं कि नाउन हमारे जीवन में और हमारे लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी अपनी रोल निभाता है। अभी हम कुछ वर्ब जानने की कोशिश करेंगे। लास्टली वर्ब टू बी और मेन वर्ब को डीप में समझते हैं। There are mainly 8 forms of verb to be, which are 8 रूप है verb to be के। Be, is, am, are, was, were, being, be। It comes under auxiliary verb, जो सहायक क्रिया के रूप में भी जाने जाते हैं। मेन वर्ब की ये सहायता भी करते हैं। तो ये 8 वर्ब को is मीन्स है, am मीन्स हूँ, are मीन्स हो, was मीन्स था, were मीन्स थे, being मीन्स होना, being ही होने से मतलब होता है, be भी होना से मतलब होता है। तो ये रूप बदलने पर कैसे यूज होगा सेंटेंस में, ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसका मीनिंग जानने के बाद। इसलिए थोड़ा सा आइडिया दिया हूँ अभी। मेन वर्ब है द वर्ड्स रन, कीप, गो एंड फील आर ऑल मेन वर्ब्स। ये सभी मेन वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेते हैं, मुख्य क्रिया कहलाते हैं। दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स, जो हमें ट्रांसलेशन टेंस पढ़ने में हमें फॉर्म करने की बात होगी। हिंदी में दौड़ना, रखना, जाना और महसूस करना, ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं जिनकी अलग अलग रूप होते हैं, दौड़ना
कि वर्ब शब्द हिंदी में समझने की तरीका यह है कि जिस शब्द के अंत में ना आए जनरली वो वर्ब होता है। जैसे दौड़ना, दौड़ना में भी ना है, यहाँ देखते हैं। रखना, रखना भी ना है। जाना भी ना है। महसूस करना भी ना है, सब में ना है। तो मेन वर्ब में ना जुड़ा रहता है, ये पहचानने का तरीका है जो हम वर्ब को पहचान करते हैं। और एक्शन वर्ड एक्शन दिखाता है, खेलना कूदना, इसमें हमारे हाथ के जो है जेस्चर बदलते रहते हैं, तो एक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये वर्ब है। वर्ब का जो रूप है एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं यहाँ कि 5 वर्ब के रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। एक जाना लेते हैं, गो, गो, वेंट, V2 में होता है, गॉन। अब V4 में गो में ING जो होता है गोइंग। अब V5 जो होता है जीरो, गो में ES जो होते हैं वो। तो देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वन वर्ब गो जो मेन वर्ब लिए हैं इसका रूप चलता है, वर्ब 1 में गो है, सेकंड वर्ब में वेंट है, V3 में गॉन है, गोइंग है और गो है। लाइक दिस वर्ब डिफरेंट वर्ब हैज गॉट डिफरेंट फॉर्म्स एंड आगे चलकर हमें कम से कम 50 to 100 वर्ब फॉर्म्स याद करते हैं। थैंक यू।